प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अधिनायक तंत्र यानी डिक्टेटरशिप के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनायक तंत्र में भी जो राजतंत्र की भांति संप्रभुता एक व्यक्ति में ही निहित होती है और शासन कार्य सत्ताधारी की इच्छा के अनुसार ही चलता है। राजतंत्र और अधिनायक तंत्र में जो मुख्य अंतर शासक द्वारा पद ग्रहण करने की विधि से में निहित है। यानी जो राजतंत्र है उसमें शासक जो है वो वंश क्रम के आधार पर अपना पद ग्रहण करता है। जैसे राजा हुआ, फिर राजा का बेटा राजा हुआ, तो यह एक वंश परंपरा चलती रहती है। और अधिनायक तंत्र में निर्वाचन, सैनिक योग्यता अथवा एक विशेष राजनीतिक समुदाय का नेता होने के आधार पर व्यक्ति शासन का नेतृत्व करता है। तो अधिनायक तंत्र की जो परिभाषा देते हुए न्यूमैन ने लिखा है कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं, है ना। फिर फोर्ड के शब्दों में राज्य के अध्यक्ष द्वारा जन असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायक तंत्र है ना। इसकी तुलना में सोल्टाओ की परिभाषा और भी अधिक स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि यह एक व्यक्ति का शासन होता है जो अपने पद को मुख्यतः वंश परंपरा से प्राप्त नहीं करता, अपितु शक्ति या सहमति सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है। उसके पास पूर्ण संप्रभुता होनी चाहिए जिसका प्रयोग वह कानूनों की अपेक्षा मनमाने आदेश से जारी कर सके, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अधिनायक तंत्र का प्राचीन और नवीन स्वरूप में क्या अंतर है। अधिनायक तंत्र भी प्राचीन और नवीन इन दो स्वरूपों में हमारे सामने आता है। प्राचीन अधिनायक तंत्र उसको कहा जा सकता है जिसमें सत्ताधारी व्यक्ति सैनिक शक्ति की सर्वोच्चता के आधार पर अधिनायक बन जाते थे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का अधिनायक तंत्र इसी प्रकार का था। और आधुनिक युग में अधिनायकवाद का रूप जो है वो अधिक अधिनायकवाद के पदारूढ़ होने की दृष्टि से बदल गया है। अब अधिनायक उस दल का नेता होता है जो किसी देश विशेष का शासन प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के अधिनायक जनता अथवा कम से कम किसी दल विशेष की पसंदगी के आधार पर पद ग्रहण करते हैं, तथापि पदारूढ़ होने के बाद तानाशाही ढंग से ही देश का शासन का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय हुआ। उदाहरण सन 1922 में फांसी दल की सहायता से मुसोलिनी, 1923 में प्रीमो दे रिवेरा स्पेन में और सन 1933 में हिटलर नाजी दल की सहायता से जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित अधिनायकवाद के इस रूप को अपनी आर्थिक विचारधारा के आधार पर दक्षिणपंथी कहा जा सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करते हुए सन 1917 में सोवियत रूस में और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप एवं चीन में एक भिन्न प्रकार के अधिनायकत्व की स्थापना की गई, जिसे वामपंथी अधिनायकत्व या सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व का नाम दिया गया। आधुनिक जो अधिनायकवाद है वह प्रथम विश्व युद्ध को स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध लोकतंत्र का युद्ध कहा गया और इसीलिए युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की गई कि अब यूरोप में लोकतंत्र का जो है स्थापित हो जाएगा। लेकिन वर्साय संधि में ही लोकतंत्र के विनाश के बीज निहित थे और युद्धोपरांत परिस्थितियों में इन्हें पल्लवित होने का पर्याप्त अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सन 1939 में इटली, स्पेन, पोलैंड, युगोस्लाविया, रोमानिया, जर्मनी और ग्रीस में स्थापना हो गई। ग्रीस में अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। तो जब हम अधिनायकवाद के उत्कर्ष के लिए जो कुछ परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही, जिनका विवेचन हम इस प्रकार से करते हैं कि पहला तो है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के भीषण विनाश से पीड़ित मानव संसदीय संस्थाओं के प्रति विश्वास खो चुके थे। युद्ध से लौटे हुए सैनिक उस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से पूर्णतः असंतुष्ट थे, जिसके कारण उन्होंने अपने स्वजनों को खो दिया था और जो अब युद्ध का हर्जाना मांग रहे थे। कालांतर में यही असंतुष्टि अधिनायकवाद के रूप में हमारे सामने आई।
दूसरी है वर्साय की संधि। इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्त लागू की थी और ये संधि न्याय भावना पर आधारित नहीं थी। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने संधि के विरुद्ध लोकमत का नेतृत्व किया और अधिनायक बन बैठे। तीसरा है कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचना कर इसमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया था, लेकिन इन देशों के लिए प्रजातंत्र बिल्कुल नया अनुभव था और प्रजातंत्रीय परंपराओं के अभाव के कारण शीघ्र ही अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। नेक्स्ट है आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। अगला है आर्थिक संकट। सन 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। आर्थिक संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में ही किया जा सकता था और इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक ही भली भांति कार्य रूप में परिणित कर सकता था। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ की असफलता। स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्रसंघ अपना सम्मान खो चुका था और निशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किया जाने वाला शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर शक्तिशाली बनना आवश्यक समझा। और सातवां है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत अधिक कठिन हैं और इनकी तुलना में अधिनायकवाद एक सरल शासन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत जनता का एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही था। यही कारण था कि युद्धोपरांत परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवाद एक वास्तविकता बन गया। इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अधिनायकवाद के उत्कर्ष के कारणों का हमने अध्ययन किया और अब हम देखते हैं कि जो है आधुनिक अधिनायकवाद के जो है लक्षण क्या हैं, है ना। तो न्यूमैन ने अधिनायकवादी राज्य के 5 लक्षण बताए हैं। पहला, यह पुलिस राज्य होता है। दूसरा, उसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तीसरा, उसमें सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल होता है। चौथा, उसमें सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण होता है और पांचवा, वह नागरिकों में भय उत्पन्न करने में विश्वास करता है। तो इस प्रकार अन्य विद्वानों ने भी जो विचार व्यक्त किए उनके आधार पर अधिनायक तंत्र के जो है कुछ लक्षण हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो लक्षण दिखाई हमें पड़ता है वो है सर्वाधिकारवाद, है ना। आधुनिक अधिनायक तंत्र का यह सर्व प्रमुख लक्षण है कि वह एक अधिकेंद्रित था सर्वाधिकारवादी राज्य होता है ना। अधिकेंद्रित या सर्वाधिकारवादी टोटलिटेरियन स्टेट होता है और इस प्रकार के राज्य में समाज, राज्य और सरकार के भेदों को समाप्त कर शासक वर्ग सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थिति प्राप्त कर लेता है और नागरिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता जिस पर उसका नियंत्रण न हो। हिटलर है मुसोलिनी के अनुसार राज्य ही सब कुछ था। इटली के लोगों के लिए मुसोलिनी का प्रवचन था कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध भी कुछ भी नहीं है, है ना। दूसरा है प्रजातंत्र का विरोध। इन अधिनायक तंत्रों की स्थापना प्रजातंत्र के प्रति विरोधी भावना के कारण हुई थी और ये स्वाभाविक रूप से प्रजातंत्र का विरोध करते रहे। इन अधिनायकों और उनके समर्थकों के अनुसार लोकतंत्र एक सड़ा हुआ शव यानी डिक्लेइंग कॉर्प्स है और संसद केवल बकवास की दुकानें है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी लोकतंत्र को घृणा की दृष्टि से ही देखता है।
तीसरा है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम। वर्तमान समय के वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही प्रकार के अधिनायकवाद एक दलीय राज्य में विश्वास करते हैं तथा स्वयं से संबंधित राजनीतिक दल के अतिरिक्त अन्य किसी राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अधिनायकवाद में एक व्यक्ति आवश्यक रूप से सर्वोच्च नेता होता है, जिसे राष्ट्रीय एकता और सम्मान के प्रतीक के रूप में श्रद्धा और विश्वास का पात्र माना जाता है। इस नेता को सभी बातों के संबंध में अंतिम निर्णायक शक्ति प्राप्त होती है और इसके शब्द ही कानून होते हैं। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत शासक दल का अपना एक निश्चित कार्यक्रम होता है। चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। आधुनिक अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति या एक दल का शासन होता है और इसलिए वह राजनीतिक विरोध को पसंद नहीं करता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु है। साम्यवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता बुर्जुआ लोगों की धारणा है और फांसीवादी एवं नाजीवादी इसे अतीत की व्यवस्था मानते थे। इटली के युवक संगठन को मुसोलिनी का आदेश था विश्वास, आज्ञा पालन और युद्ध। हिटलर कर्तव्य, अनुशासन और त्याग को जीवन का मूल मंत्र मानता था। तो इस प्रकार ये जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करके जो है ऐसी बातों पर जोर देते थे जिसमें व्यक्ति का अनुशासन हो, कर्तव्य हो, आज्ञा पालन से जुड़ी हुई हो। पांचवा है जनमत निर्माण के साधनों का पर कठोर नियंत्रण। आधुनिक अधिनायक तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विचारों पर नियंत्रण रखना चाहता है और प्रचार तंत्र की प्रभावशीलता में विश्वास करता है। इस दृष्टि से यह जनमत निर्माण के साधनों साहित्य, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि पर कठोर नियंत्रण रखता है। प्रेस, रेडियो आदि के निरंतर अधिनायक के पक्ष में प्रचार करते रहते हैं, जिससे कि जनमत बना रहे, यानी लोगों को जो है सही बात का पता नहीं चले और जो मीडिया है, जो संचार के साधन है, वो उसी के पक्ष में गुणगान करते रहते हैं और क्योंकि उन पर शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास है ना। अधिनायकवाद में उग्र राष्ट्रवाद का भाव होता है। शासक वर्ग जनता को अपने पूर्ण नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उनमें राष्ट्र के प्रति भक्ति भावनाओं को भड़काकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं और इसमें अपनी जाति, संस्कृति, देश और उसकी व्यवस्था का यशोगान किया जाता है और दूसरे देशों को तुच्छ व हीन सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। सातवां है युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार, है ना। जब अपने राष्ट्र की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है तो स्वाभाविक रूप से युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हिटलर और मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से प्रचार किया, है ना। हिटलर कहा करता था पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। इन तानाशाहों ने अपने देश की आर्थिक उन्नति और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति अपनाई। मुसोलिनी ने कहा था साम्राज्यवाद जीवन का चिरस्थायी और अक्षुण्ण नियम है, इटली का विस्तार हो या अंत। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हीगल आदि आदर्शवादी दार्शनिकों के राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत मानव स्वतंत्रता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। धन्यवाद।